हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा केस स्टडी का डिस्कशन होना है आज कंट्रोलिंग की। और बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन। और वो मंडे आपका टेस्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है जी। लो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का तरीका मेरा ख्याल सबको पता है। बाबू पढ़ना शुरू करना फटाफट से। बाबू जब आपने केस पढ़ा होगा तो इसने आपसे पूछा है कौन कौन से स्टेप्स है। ठीक है ना जी। आइडेंटिफाई करने हैं मुझे, एक्सप्लेन करने हैं स्टेप्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। बेटा इसने ये भी बता दिया कि आपको जो डेविएशन आया है, जो प्रॉफिट फॉल हुआ है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड है। कुछ याद आ रहा है दिमाग में? मैनेजमेंट का एक्सेप्शन आ रहा है? ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ो तो बेटा बताता है कि ये सब डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ और बाद में कंपनी ने इसको बचाने के लिए कॉस्ट सेविंग मेजर्स भी इंप्लीमेंट कर दिए ताकि कुछ कॉस्ट बच जाए। कॉस्ट बचेगी यानी कि प्रॉफिट फिर वापसी उछलेगा। ठीक है जी। बहु फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो चलो मैनेजमेंट का एक्सेप्शन आते ही कंट्रोलिंग हो गया। स्टेप्स क्या लिखोगे? एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एनालाइजिंग डेविएशन अब ये मत करना सिर्फ मैनेजमेंट का एक्सेप्शन लिखाओ। बेटा स्टेप पूछा है, मैनेजमेंट का एक्सेप्शन कोई स्टेप नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन पूरा एक्सप्लेन करना है, सीपीसी भी एमबी भी, और फिर बेटा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, सिंपल। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। ये पढ़ना फटाफट से, 1 मिनट का क्वेश्चन। और वो एक ही वर्ड काम का है। ठीक है, झेल जाओगे, कुछ है ही नहीं इसमें तो। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। पढ़ना। नोट्स की बात भी है, कल भी बोली थी मैंने बात आकाशिक से। वो कल भी बोली थी मैंने बात, इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग एट दिस पॉइंट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नोट्स में भी एज इट इज लाइन लिखी हुई है। अच्छा मुझे टैग लाइन तो याद करा दो। सीपीसी और मैनेजमेंट एक्सेप्शन दोनों में बेटा एक एक लाइन है। पेपर में गलती से भी ये टॉपिक आ जाए तो ऐसा लिखना कि टीचर पेन ना उठा पाए, बस यही होना चाहिए। क्या लिखोगे? लाइन सीपीसी की एक लाइन है क्या? सिंस इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो कंट्रोल शुड फोकस ओनली ऑन द केआरएस। ठीक है, एमबी की एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। बस ये तो लिखनी ही लिखनी है लाइन। ठीक है जी। चलो जी बाकी तो एडिशनल है जो लिखोगे। वो पढ़ते हैं जरा केस सबसे पहले। अब एक बात और बेटा, मैंने प्लानिंग और डायरेक्टिंग नहीं पढ़ा है, बाकी दोनों पढ़े हैं ना। स्टाफिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। तो वो इसने कहा आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर बेटा कंट्रोलिंग के अलावा कोई और फंक्शन है जो हमने पढ़ लिया तो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस्ड इन अबव केस। बेटा जितने भी फंक्शन है उनके दो दो स्टेप भी आइडेंटिफाई करने हैं प्रोसेस की। ठीक है जी। वैल्यूज आएंगे नहीं वो छोड़ दो, पढ़ना जरा केस ढंग से पढ़ना, एक ही बारी में समझ में आना चाहिए। वो डिस्कस कर देते हैं। वो उसने सेकंड लाइन में ही हिंट दे दिया कि टारगेट 300 बल्ब के थे एक दिन में बनाने के, पर वो बने नहीं। बेटा मुझे कैसे पता लगा वो 300 नहीं बने? कंपेयर किया होगा मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, तभी तो पता लगा कि कमी आई है। ठीक है, पहला स्टेप मिला कंट्रोलिंग का, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये पढ़ना। ऑन एनालाइजिंग, सारा हिंट यही है, एनालाइजिंग डेविएशन। दोनों हिंट थे कंट्रोलिंग के।
अच्छा दूसरा कौन सा फंक्शन है? स्टाफिंग। बहुत अच्छी बात बाबू। ये बाद में पता लगा कि 88 वर्कर कम है, बाद में उन्होंने कुछ 8 हेड अपॉइंट करने की सोची, 10 एम्प्लॉय हर हेड के नीचे। बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट 88 चाहिए, एस्टिमेट किया तभी तो पता लगा। और रिक्रूटमेंट ये भी बता दिया ना क्या क्या रिक्वायरमेंट के साथ चाहिए। ठीक है, ये देखो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी, लो पुत्र पढ़ना। एक बात बताऊंगा इस केस स्टडी में, फिलहाल आप पढ़ो पहले। अच्छा जी लो जी। और वो इस केस स्टडी में एक बात बतानी है मेरे को। अच्छा ये तो कोई डाउट ही नहीं है, फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कंट्रोलिंग है। आपको काफी कुछ मिला होगा आइडेंटिफाई करने पर स्टेप्स। बेटा टारगेट वॉल्यूम है एक दिन में 1000 एसी असेंबल करने की, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। वो कहीं ना कहीं बाद में बेटा 800 एसी असेंबल हुए एक दिन में, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस काम की बात। बेटा कोई लाइन केस स्टडी में इंडिकेट करे कि ना करे, थर्ड स्टेप हमेशा लिखना है बाबू। इफ फर्स्ट इज प्रेजेंट मतलब स्टैंडर्ड सेट है, इफ सेकंड इज प्रेजेंट दैट मींस एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके साथ में। फिर ये क्या बात रह गई कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड? भैया जब मेरे पास दोनों आ चुके हैं मैंने कंपेयर तो कर ही लिया ना। कोई लाइन नहीं बताएगी, आप केस स्टडी उठाकर देख लो, जैसी ये केस स्टडी है ना, आज में 10 और करेंगे। किसी लाइन में ये नहीं लिखेगा बेटा कि डेविएशन आया। बेटा जब उसने बता दिया स्टैंडर्ड आ गया, जब उसने बता दिया एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, तो डेविएशन तो नेचुरली आ गया ना। ठीक है, तो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कहीं मिले कि नहीं मिले चिपका देना। ठीक है, और आगे बढ़ना। वो कारण जानने की कोशिश करी, एनालाइजिंग डेविएशन, और बाद में पता लगा सीसीटीवी कैमरा में देख के कि एम्प्लॉय गप्पे गप्पे हाँ करे हैं तो इसमें से टारगेट अचीव नहीं होते। ठीक है जी, तुम्हारे ऊपर गए हैं बिल्कुल बेटा। लो आगे बढ़ाते हैं बात को। पढ़ना जी, ये पढ़ना, केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिक्वायरमेंट पढ़ो। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई द अबव सिचुएशन, briefly state the procedure to be followed so that the actual production may come up to the target production। बेटा कह रहा है ऐसा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए कि एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट के अकॉर्डिंग आ जाए। भैया इस बात से आपको पता लग रहा है कंट्रोलिंग है आंसर, बोर्ड में आएगा, झेल लोगे इसको बिना केस पढ़े? बी पार्ट से पता लग रहा है ना भैया, कंपेयर करने पे तो पता लगता है मेरे को कि एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कंट्रोलिंग है, ये तो दिमाग में। कहता है ऐसा क्या करे ऑर्गेनाइजेशन? भैया करेक्टिव एक्शन ले, सारे करेक्टिव एक्शन जो पढ़े हैं आपने चिपका दो, खत्म हो गया, कोई केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। ये पढ़ना फटाफट से बताओ, 1 मिनट क्वेश्चन। कौन ठीक है, राजीव संजीव दोनों? संजीव ठीक नहीं है? दोनों ठीक है क्या? अच्छा फिर ठीक है, चलो जी। हेलो जी, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में इंटरडिपेंडेंस वाली बात है, नहीं डिफरेंस वाली बात है। ठीक है, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू पढ़ना जरा क्वेश्चन। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन which helps in finding out that actual production of a worker is less than the set target। और बेटा V part, to complete the process of function identified in A and to ensure the performance as per time and the motion studies, explain what further steps a manager has to take। बाबू मुझे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है, कहता है वो सभी स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दो जिससे आपको पता लगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है। बेटा शुरू के 3 स्टेप से पता लगता है, स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करा, पता लग गया जी टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है। 3 स्टेप हो गए।
कहता है कंप्लीट कर दो इस प्रोसेस को, जो जो स्टेप रह गए वो लिख दो। एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सिंपल। कंट्रोलिंग से आसान केस स्टडी किसी भी चैप्टर की नहीं। क्लियर है बात? बढ़ाए बात को आगे, चलो जी। लो पुत्र पढ़ना जी, सिर्फ एक कमेंट पढ़ लो। क्या लिखना है? पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन और उनके करेक्टिव एक्शंस। वही डिफेक्टिव मशीनरी, ऑब्सोलीट मशीनरी, डिफेक्टिव मटेरियल, डिफेक्टिव प्रोसेस और पुअर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बेटा पढ़ना। यहां से केस स्टडी का लेवल थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा सा है आसानी। Identify and explain the function of management being performed by the quality assurance team of Taste Buds Limited. Explain the statement, record and analyze the deviation and take the necessary corrective action. क्या एक्सप्लेन करा रहे हो मुझसे भैया? ये बात बोलते ही आंसर मिल गया मुझे। कंट्रोलिंग केस नहीं मैंने पढ़ा बाबू, एक्सप्लेन करना मुझे स्टेटमेंट को, रिकॉर्ड द डेविएशन, एनालाइज द डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बेटा रिकॉर्ड कैसे होता है डेविएशन? थर्ड स्टेप, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आखिरी 3 स्टेप एक्सप्लेन कर देना, डन। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अभी आपने ज्यादा नहीं 7-8 केस स्टडी पढ़ी है, ये महसूस दे रहा है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है? ये तो महसूस दे रहा होगा। आप बेटा कोई भी पढ़कर देख लो, मुझे नहीं लगता प्रोसेस से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है। एक प्लानिंग और एक कंट्रोलिंग, इनका प्रोसेस लगभग पेपर में कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर लिखा होता, कुछ ना कुछ पोर्शन। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे, चलो पढ़ना पुत्र। बहुत सिंपल है, वैसे तो केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द टर्म डेविएशन, क्या लिखोगे? डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज डेविएशन। बेटा नेगेटिव सेंस में एक्सप्लेन मत करना डेविएशन को, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से कोई नेगेटिव टर्म ही नहीं है। ठीक है ना? डेविएशन क्या डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस का, बस इतनी सी बात। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेटा स्टाफिंग का क्वेश्चन है, 3 एडवांटेज ट्रेनिंग की लिख दोगे एम्प्लॉइज के लिए, सिंपल। बढ़ाएं बात को आगे, लो जी पढ़ना। केस पढ़ोगे आप और आंसर कहोगे कि समझ आ गया, फटाफट से पढ़ो। ओ इसने एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया, कहता है फॉर एग्जांपल अ डेविएशन ऑफ 20,000 और मोर इन परचेज कॉस्ट विल बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंटल मैनेजर। ओ यानी कि परचेज कॉस्ट में 20,000 तक तो मेरे बर्दाश्त करने की ताकत है ना, 19,999 तक मेरे बर्दाश्त करने की ताकत है, लेकिन 20,000 या उससे ज्यादा बड़ी वो, बस उसके बाद कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंटल मैनेजर को बुलाऊंगा, उसके कंसर्न डिपार्टमेंटल मैनेजर को, उसे कहूंगा करेक्ट कर। वहां तक तो बर्दाश्त कर रहा हूं, मैनेजमेंट का एक्सेप्शन यही तो बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी पढ़ना जी। ए पार्ट का आंसर हो जाएगा जब बी और सी पढ़ दोगे। बी से पता लगा कंट्रोलिंग, सी से पता लगा स्टाफिंग। ठीक है, मुझे तो लगता है कभी कभी बच्चे फोड़ डालेंगे, यार तुम क्या करा रहे हो यार, गलती से भी हल्का पेपर आ गया बिजनेस का, तुम न छोड़ते भैया। ओ बी से कंट्रोलिंग, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, मतलब स्टाफिंग। बेटा सिर्फ मेरी जंक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ढूंढने की है, वो भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना केस में से। एक बार ये लास्ट लाइन पढ़ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फैक्ट्री गेट पे वो नोटिस डिस्प्ले कर रही है। हाँ
पेपर में ना अब मैं अगले साल से ये प्लान किया करूंगा बच्चों को, पहले जैसे तुम्हें समझाता था कि नहीं बेटा रिक्वायरमेंट पढ़नी है, अब बच्चों को करूंगा बेटा रिक्वायरमेंट पढ़नी है पहले लास्ट लाइन पढ़नी है, ऊपर की तो बेकार ही होती है बातें, है ना। ये जिंदगी में इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। चलो लो पुत्र पढ़ना जी केस। यार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो मैं आपसे एक बात कहूं, एक काम करो, केस पढ़कर ना मुझे कंट्रोलिंग के एक इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करके दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। केस पढ़ के मुझे कंट्रोलिंग के एक इंपॉर्टेंस चाहिए, वो ढूंढ के दो। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, भैया उसने टारगेट सेट करा 10 डेस्क पेंट करनी है हर वर्कर ने, एक ने 12 कर ली, एक ने 14, एक ने 15, तो उसने अगले दिन से क्या करा, अपने टारगेट को रिव्यू और रिवाइज कर दिया। रिव्यू किया किया मैं तो 10 का टारगेट, ये तो 12, 14, 15 बना रहे हैं, मतलब पेंट कर रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग ये बता देता है ना, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया वही ठीक नहीं है, आपने बहुत कम सेट कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कभी कभी ना ये चीजें दिमाग में इतनी बस जाती हैं कि अगर पेपर में डायरेक्ट लिखने को आ जाए ना, बच्चा वो केस दिमाग में चल जाता है, बच्चा उस केस की रेफरेंस लेके बहुत बढ़िया लिख देता। ठीक है जी, ओके, लो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू एक आधी केस बचता होगा मेरा ख्याल, कमान बस ये लास्ट केस है, और मैं बता देता हूं पूरी बुक का सबसे अच्छा केस ये था कंट्रोलिंग का। देखते हैं कितने झेल पाते हैं। एक काम करना, पढ़ने के बाद हैंड रेस कर देना जो बताना चाहता हूं। केस रिक्वायरमेंट बताओ पहले क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वहां क्या देख रहे तुमने, फिर केस क्या पढ़ा, क्या बताना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने की टेक्निक, भैया दो ही तो टेक्निक है, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक सैंपल चेकिंग, ढूंढो कोई ना कुछ पक्का होगा। पता है ना पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पता है ना सैंपल चेकिंग क्या होता है, ढूंढो इन दोनों में से कोई आंसर है। और बी पार्ट एनालाइजिंग डेविएशन की कहीं ना कहीं कोई टेक्निक है, क्या है, दो ही तो है सीपीसी और एमबी, ढूंढो कैसे नहीं मिलेंगी, 5 लाइन ही तो है, पढ़ो ढंग से एक बार। वो मिलेगी अगर तुम ढंग से सोचोगे तो। ये देखो यहां से पढ़ो, ये ए पार्ट का आंसर है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये लाइन से तुम्हें क्लियर पता लगेगा कि वो सैंपल चेकिंग कर रही है। देखो कहता है शी इन अ टिपिकल इंस्पेक्शन pick up one or more pieces per garment item and gets them measured at random, and all its dimension are recorded in a measurement table। क्या करती है बेटा, वो जो भी गारमेंट्स बन रहे होते हैं कोई भी उठाती है 1 और मोर पीस पर गारमेंट। मान लो बेटा कोई एक पर्टिकुलर गारमेंट शर्ट बन रही है, 100-200 बन रही है, कोई भी एक उठाएगी, नापना शुरू कर देगी मेजरमेंट टेबल पे, सैंपल चलेंगी तो कर दिया। ठीक है, अब रही बी पार्ट का मुद्दा। बाबू अगर आपने ढंग से पढ़ो, भाई मेरा भाई ना थोड़ा फैशन डिजाइनिंग कर रहा था तो मुझे ना इन चीजों का आइडिया हो गया, सच में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। कि क्या देखो उसने कहा कि ना, उसने ना एक टॉलरेंस लिमिट रखी हुई है। टॉलरेंस लिमिट मतलब एनसीईआरटी इसको प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बोलती है, मैं इसको एक्सेप्टेबल लिमिट बोलता हूं, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो बर्दाश्त करने की ताकत, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। कहता है गारमेंट के ना जब वो शोल्डर को नापती है, शोल्डर ऐसे नापते हैं ना यहां से लेकर एच टू एच, तो कह रहे कि इसमें स्मॉल डिस्क्रिपेंसी ऑफ 1/8 इंचेस अलाउड। 1/8 इंच का डिफरेंस आएगा। मान लो किसी किसी के शोल्डर का मेजरमेंट है, कुछ भी समझ लो 20 इंच, बस 1/8 इंच की डिस्क्रिपेंसी अलाउड है। 1/8 इंच कम हो 1/8 इंच ज्यादा हो, ठीक है, एक टॉलरेंस लिमिट के अंदर अंदर है, इससे ज्यादा होगा बर्दाश्त करने की ताकत के बाहर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा 1/4 इंच का डेविएशन अलाउड है, नेक मेजर करा जब आपने एच टू एच, ठीक है ना जी। सर ये मैनेजमेंट में एक्सेप्शन नहीं है, उसके बर्दाश्त करने की ताकत बता नहीं रही वो कितनी है, ठीक है। साथ में ही वो सीपीसी भी था, अगर आप ढूंढ पाए हो ये पढ़ना। बस
कह रहे जो चीजें क्रिटिकल होती हैं गारमेंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जस्ट लाइक जिपर या बटन्स, कहते हैं उसके ऊपर कम से कम 50 बार टेस्ट कर देती है वो जिपर चलाकर। ठीक है, सीपीसी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको थोड़ा सा केयरफुली लो। किसमें बाबू? हाँ दोनों ही बताए ना यार। हाँ दो बाबू, आइडेंटिफाई करने थे, लाइन कोड करनी थी, खाली आंसर नहीं करना था ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।